गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो सभी सभी मेरे हिसाब से अच्छे होंगे। हम्म, 2 दिन हम थोड़े से बिजी थे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा वीडियो डाला था, एक वीडियो परसों के दिन। आज नए टॉपिक की बात करेंगे। बहुत शानदार तरीके से अपनों ने मेरी कोशिश की पूरी कि बाल विकास को बेहतरीन तरीके से वही चीज़ें आपको दी जो एग्ज़ाम में आने वाली है। बाल विकास के बाद में बाल विकास में अपनों ने उसके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको प्रभावित करने वाले कारक, चाहे उसमें सामाजिक विकास हो, उसमें संवेगात्मक विकास हो, ये सारी चीज़ें अपनों ने बात की। इरिक्शन, मनोसामाजिक विकास की बात की। इन चीज़ों को अपने को अच्छे से देखना, जिन प्याजे को बहुत शानदार तरीके से देखना है ना। अब बात करेंगे थोड़ा सा नए टॉपिक की। बहुत शानदार टॉपिक है, अधिगम। अधिगम दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस शब्द में ही वो बहुत कुछ छिपा हुआ है कि अधिगम मतलब किसको बोलते हैं, और एक होता है शिक्षण। दोनों चीजों में अपने को पता होना चाहिए। ये बीएड और एसटीसी ट्रेनिंग की जाती 2 वर्षीय, उसके अंदर अपने को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से इसको जानना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपन वहाँ लापरवाही कर देते हैं। उस हिसाब से अपने को यहाँ पे दोबारा से इसको समझना पड़ रहा है। तो देखो दोस्तों, अधिगम अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना, है ना। इंग्लिश में बोला तो लर्निंग, लर्निंग, है ना। और लर्निंग कौन करता है? छात्र। कौन करता है? छात्र। किसी न किसी से वो सीखता है। जो सीखता है, चाहे वो छात्र हो, बड़ा छोटा कोई भी आ गया, जो सीखता है वो आएगा अधिगम में। और जो सिखाता है, जो सिखाता आता है, वो आएगा इसमें। तो अपन जब टीचिंग लाइन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अधिगम कौन कर रहा है? छात्र। सिखाना, सीखना का काम कर रहा है, सीखने का काम कर रहा है। और उसके बाद शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है सिखाना। ये है सीखना, ये सिखाना। और सिखाने का काम कौन करता है? टीचर, शिक्षक। ये चीज दोनों अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी कि अधिगम क्या है और शिक्षण क्या है। अधिगम कौन करता है? छात्र करता है। और शिक्षण जो सिखाता है, वो सिखाता कौन है? टीचर। ठीक है। अब इसकी आगे बात करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते चाहो तो आपको 15 दिन में तैयार कर सकते हो, चाहे आप इसको मात्र मात्र 10 से 12 घंटे में इसको शानदार तरीके से कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि इसमें से लेना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है। अब अधिगम कौन करता है? छात्र। और अधिगम कहते हैं किसे? परिभाषा यदि देखेंगे इसकी, है ना, क्या करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे तो अधिगम उसे कहते हैं व्यवहार में होने वाला वांछित, अपेक्षाकृत स्थायी एवं प्रशिक्षित परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कि किसको बोलते हैं? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत वांछित
व स्थायी परिवर्तन और प्रशिक्षित, क्या बोल सकते हैं, इतना ही याद कर लोगे तो भी बहुत रहेगा आपके लिए। बिहार में होने वाला वांछित अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इसको हम कहते हैं। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण व अनुभव से भी सीखते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं, प्रशिक्षण व अनुभव से भी सीखते हैं, अनुभव से भी सीखते हैं ना, सीखते हैं। क्या है, बिहार में होने वाला अपेक्षाकृत वांछित स्थायी परिवर्तन और प्रशिक्षित जो ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण और अनुभव से भी सीखते हैं। देखो बिहार में कैसे परिवर्तन, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके सामने चाकू पड़ा है, तो फर्स्ट बार तो वो डायरेक्ट ही हाथ लगा देगा, उसको नहीं पता है। और यदि उसका हाथ कट जाता है तो उसके बाद दोबारा से उसको चाकू देंगे, तो वो क्या करेगा, तो उसको जिस तरफ वो धार है उधर नहीं पकड़कर, वो पकड़ने वाला है उधर पकड़कर उसको कोशिश करेगा पकड़ने का, है ना। ये चीजें, उसमें क्या हुआ, बिहार में परिवर्तन हुआ है। आज जैसे मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये क्या, मेरे व्यवहार में परिवर्तन है। आप पढ़ पा रहे हो, ये क्या है, एक व्यवहार में परिवर्तन। किससे क्या बात करनी भी, ये एक व्यवहार में परिवर्तन। क्या खाना, क्या, ये सारी चीजें व्यवहार में परिवर्तन। तो हर चीज अपने व्यवहार में परिवर्तन, चेंजमेंट से ही सीखी जाती है, ये कहता है अधिगम। ठीक है, यहां पर कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे, जैसे गिलफोर्ड क्या बोलता है, गिलफोर्ड बोलता है, क्या बोलता है, व्यवहार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे जो व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, ये कहता है। कोई चीज खा रहे हैं, किसी के सामने बोलना, कहाँ बैठना, किस किताब से क्या लेना, ये सारी चीजें उस किताब के व्यवहार, उसकी किताब की लैंग्वेज के कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन आए, ये सारी चीजें आए समझ में। तो अपने को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। आगे बात करेंगे, यहां तक आपने लिख लिया होगा, है ना। ज्यादा परिभाषाओं के ऊपर फोकस नहीं करेंगे अपन, है ना, ज्यादा इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे अपन। वुडवर्थ की परिभाषा लिख लेते हैं। वुडवर्थ क्या कह रहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जीवन पर चलती रहती है ना। ये दोनों परिभाषाओं को बहुत अच्छे से देखना है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। वुडवर्थ क्या बोलता है, अधिगम के अंदर विकास की प्रक्रिया क्या बोलता है, प्रोसेस। ये चीजें अपने को समझनी है ना। और आगे देखते हैं इस चीज के, अब देखेंगे अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान
बोलो या प्रकार बोलो, कौन कौन से हैं? तीन है। पहला है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कोग्निटिव, भावात्मक फीलिंग और क्रियात्मक। ठीक है। अधिगम के कितने सोपान है? तीन। संज्ञानात्मक क्या चीज? संज्ञानात्मक जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं अपनी, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, सभी मानसिक क्रियाएं क्या है? सभी मानसिक क्रियाएं। इसके अंदर सोचना, समझना, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये सारी चीजें क्या है? तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये जितने भी है ये संज्ञानात्मक के अंदर आएगी। भावात्मक के अंदर अपने फीलिंग्स क्या है? अपने फीलिंग्स। और क्रियात्मक के अंदर क्या आएगा? कि जितने भी गामक क्रियाएं हैं, क्या है? गामक क्रियाएं, खेलना, कूदना, लिखना, ये सारी चीजें इसके अंदर आई। बस इतना ही चीजें अपनों को समझना है। कितने सोपान? तीन। संज्ञानात्मक के अंदर कौन कौन से आएगा? सीधा पूछ लेगा चिंतन अधिगम का कौन सा सोपान में है, तो अपने को संज्ञानात्मक आए तो उसमें संज्ञानात्मक करना है। इसमें से उठा लेगा, इसमें से उठा लेगा, तो ये अपने को चीजों को अच्छे से देखना है। तो ये अधिगम के तीन सोपान हो गए, है ना। अधिगम के क्या हो गए? तीन सोपान। बोल सकते हैं अधिगम के प्रकार, बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे अधिगम के आप इसको सोपान रहने दो, प्रकार ही रखो इसको, अधिगम के प्रकार, है ना। ये या इसको बोल सकते हैं अनुक्षेत्र, क्योंकि इसमें आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसके अधिगम के प्रकार ही रखो, है ना। ये तीन हो गए। अब क्या देखेंगे? अधिगम के सोपान। क्या देखेंगे? अधिगम के अधिगम के सोपान। क्या देखेंगे? अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्रम से याद होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल या डायरेक्टली उठा के पूछ सकता है आपको। अधिगम के सोपान का प्रकार नहीं है, यह अधिगम का सोपान का प्रकार है। एक रोबोट गेने के अनुसार भी है, रोबोट की गेने के भी अधिगम के सोपान 8 ही है। और ये अधिगम के सोपान ये किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में अधिगम के सोपान कितने बताए? 8। ठीक। अधिगम सोपान 8 कौन कौन से हैं? मैं पहले लिख लेता हूं।
व्यवहार में परिवर्तन। उसके बाद 8 नंबर पे है स्थायी परिवर्तन। है ना। अधिगम के 8 सोपान है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। पहला है आवश्यकता, दूसरा है लक्ष्य उद्देश्य, तीसरा है बाधा या तत्परता, चौथा है अधिगम की स्थिति, पांचवा अधिक अनुक्रिया, छठा है समायोजन, सातवां है व्यवहार में परिवर्तन, आठवां स्थायी परिवर्तन। आपको रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बताता हूं कि आपको कोई किताब की आवश्यकता होगी, बुक की आवश्यकता होगी, ये क्या है, आपकी आवश्यकता है। क्या है, आवश्यकता है। इसको अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं। अभिप्रेरणा शब्द चेंज हो सकते हैं। प्रेरणा, इसको नीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नीड, या मोटिवेशन भी बोल सकते हैं, है ना। ये सारी बहुत सारी चीजें। एम्स, उद्देश्य। हाँ, तो कोई चीज जैसे किताब की आवश्यकता हुई, कोई चीज आपको अच्छे कहीं देखा और आप चाहते हो कि नहीं ये किताब मुझे चाहिए, ये बुक्स मुझे चाहिए, आपकी क्या थी, नीड थी, आपकी आवश्यकता थी, है ना। उसके बाद आपने क्या किया कि उसके बारे में सोचा, मुझे आवश्यकता है, और माइंड में आया, सोचने के बाद इसको कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए आपने लक्ष्य उद्देश्य बनाए, कैसे भी करके इसको कर लिया। परसों 1 से 2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर मुझे पेमेंट का मैनेजमेंट करके, मुझे कैसे भी मैनेज करके इसको क्या करना है, लक्ष्य उद्देश्य बनाए। मतलब कैसे, उसने आवश्यकता थी, किताब पढ़ना था, वो उसका आगे बढ़ना चाह रहा था, तो उसने क्या किया, लक्ष्य उद्देश्य बनाए कि मुझे इस किताब को कैसे प्राप्त करना है। तो इसने क्या बनाया, लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य बनाया कि मुझे किताब चाहिए, तो मतलब चाहिए, है ना, 1 से 2 दिन, 2-4 दिन के अंदर चाहिए। उसके बाद उसके अंदर क्या आया कि पेमेंट की प्रॉब्लम आ गई। जैसे क्या आएगा, पेमेंट की प्रॉब्लम। 1-2 दोस्तों को कॉल किया, कोई बोल रहा नहीं है दोस्त, कोई फोन नहीं उठा रहा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्या आ सकती, प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम आ सकती। उस प्रॉब्लम में अपने माइंड सेट को, अपने सीखने का जो पावर है, अधिगम की स्थिति कैसी रहेगी, उस समय सिचुएशन कैसी रहेगी, अपने आप को बनाए रखने के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो अपने आप को किस हिसाब से संभल पाएंगे, प्रॉब्लम आ रही, ये चीजें, और उन प्रॉब्लमों के साथ में अनुक्रिया को जारी रखेंगे, अपने प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया जारी रहेगी, कैसे भी करके इसको प्राप्त करना है, मतलब अनुक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद वो बुक प्राप्त हुई, उसके साथ में एडजस्टमेंट, उस किताब और अपना माइंडसेट, अपनी बॉडी, सारी चीजें समायोजित करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद उसकी किताब को पढ़ने के बाद, उस किताब को पढ़ने के बाद में व्यवहार में अपने परिवर्तन आएगा। जैसे ये टॉपिक पढ़ रहे थे उस किताब में से, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और उसको अच्छे से 2 से 4 बार पढ़ने के बाद अपना क्या हो जाएगा, स्थायी परिवर्तन। मेरे हिसाब से बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की होगी, है ना, क्योंकि मैं चाहता था इसको सीधा आपको लिखवा सकता था कि इसको रटना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, कोई चीज आपको खाने की है, उसको ये आपकी आवश्यकता है कि मुझे खाना चाहिए, आपकी भूख है पेट की, आपकी ये आवश्यकता है, तो आपको लक्ष्य उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि मुझे कैसे, क्या, कहाँ से लाना पड़ेगा खाना, वो बनाए, लक्ष्य उद्देश्य बनाए। उसके बाद बाधा आएगी, पेमेंट की प्रॉब्लम आएगी, या वो चीज वहां पे अवेलेबल नहीं हुई उस स्थान पर। उसके बाद उसके उस समय अधिगम की स्थिति कैसी रहती है, उसके बाद व्यवहार में अपने कैसे परिवर्तन आता है, फिर भी अनुक्रिया जारी रहेगी, उसके बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, अधिगम की स्थिति, उसके बाद अनुक्रिया जारी रहेगी, उसके बाद उस फल को खाने के बाद, उस चीज को खाने के बाद अपने समायोजित कर लिया, अपने आप को एडजस्टमेंट करते हुए, खाते हुए व्यवहार में परिवर्तन आया, और उसके बाद स्थायी परिवर्तन आया, है ना।
ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है ना। कुछ भी याद नहीं करना है, कोई खाने की वस्तु है वो मेरी आवश्यकता थी, पहली चीज। उसके बाद लक्ष्य उद्देश्य बनाया कि मुझे प्राप्त करना है इसको। उसके बाद बाधा आई, पेमेंट की प्रॉब्लम आई, या वहाँ पर दुकान पे वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इस चौथे नंबर पर अधिगम की स्थिति उस समय कैसी रहती है अपने को प्राप्त करने को लेकर। उसके बाद पांचवा है, उसके क्या आएगा, पांचवा है अनुक्रिया, अपने आप को कैसे उसको प्राप्त करने के लिए अपन प्रयास जारी रखते हैं। और छठा है व्यवहार में एडजस्टमेंट उस चीज को प्राप्त करने के बाद कैसा करते हैं, और व्यवहार में परिवर्तन उस चीज को खाने के बाद, और स्थायी परिवर्तन। ठीक है, ये चीज आपको अधिगम के 8 सोपान थॉर्नडाइक के अनुसार बता दिए है ना। अब अधिगम के कितने सोपान बताए, 8। अब अधिगम के सोपान पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अधिगम के नियम। क्या पढ़ेंगे, अधिगम के नियम। अधिगम के नियम नियम कितने हैं, 3। किसके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम कितने हैं, 3। अधिगम के सोपान कितने पढ़े, 8। अधिगम के नियम कितने, 3 है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अधिगम के ये सोपान कितने हैं, सोपान 8। अब पढ़े हैं नियम, नियम पढ़ रहे हैं, नियम कितने, 3। पहला नियम क्या है, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम है ना। दूसरा है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसके 2 प्रकार होते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अनुपयोग है ना, अनुपयोग। उसके बाद पढ़ते हैं तीसरा, प्रभाव या संतोष का नियम है ना। पेन बंद हो चुका है। ये चल रहा नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। अधिगम के सोपान 8 पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम 3 पढ़ेंगे। तत्परता का नियम, तत्परता का इंग्लिश में होता है रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस है ना, रेडीनेस। अभ्यास को श्रम का नियम भी बोल सकते हैं, श्रम का नियम, एक्सरसाइज बोल सकते हैं, अभ्यास प्रैक्टिस बोल सकते हैं, प्रैक्टिस। और प्रयास उपयोग को यूज बोल सकते हैं, और डिसयूज। उसके बाद संतोष इफेक्ट, ठीक है। तत्परता, जैसे आपको घर वालों ने आपके घर वालों ने स्कूल तक छोड़ने का काम किया, लेकिन आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, ये क्या है, तत्परता है, रेडीनेस। घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है, लेकिन पीने की पानी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब घोड़े को तालाब तक लेके गए, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। उसकी इच्छा होगी तो पिएगा, नहीं होगा तो नहीं पिएगा। उसी हिसाब से आपको घर से रेडी कर दिया, स्कूल में रख के आ गए, लेकिन आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो,
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेडीनेस का नियम यही कहता है कि जब तक खुद रेडी नहीं रहेंगे, खुद तैयार नहीं होंगे कुछ चीज को प्राप्त करने, खाने पीने घूमने, तब तक सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन पीने के लिए, पानी के लिए खुद को ही पीना पड़ेगा। कोई चीज खानी है तो खुद को खाना पड़ेगा। अभ्यास का नियम, श्रम का नियम, अभ्यास और श्रम का नियम। अभ्यास, कोई चीज आपको प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं भी बहुत कुछ चीजें सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में सीखना कभी बंद नहीं हो सकता है। जो अपने आप को परफेक्ट मान लेता है वो वही जाने, लेकिन कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता है। जिंदगी में सीखना जारी रहता है ना। तो सीखना, यदि कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं, उसको सीखने के लिए प्रयास जारी है और सीख गए और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग का नियम। यदि नहीं सीख पाए तो डिसयूज, मतलब उसका उपयोग। आज पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के बहुत सारे नौकरी लग जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उस पढ़ाई का महत्व समझ जाए और अपने आप की जिंदगी को यह समझ ले कि आपको वास्तव में एजुकेशन ये नहीं है कि जॉब लगने के लिए, एजुकेशन ये है कि अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को मतलब स्वयं का काम स्वयं कर सकें, समाज का सपोर्ट कर सकें और एक दूसरे को जागरूक करते हुए आगे बढ़ें। ये चीजें होती है। उसका उपयोग करने जा गया, मतलब उपयोग, यूज का नियम। और अनुपयोग, उसका पढ़ाई करने के बाद भी ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि घर वालों को नीचा दिखाना पड़ रहा है बेटा और बेटी की वजह से, तो उसका पढ़ना महत्व नहीं है। प्रभाव का नियम, इफेक्ट, उन चीजों को पढ़ने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर, क्या सेटिस्फाई महसूस करते हैं, ये चीजें होती हैं। तो आपको तीनों चीजें समझ में आई होगी। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और उसके बाद प्रभाव का नियम, है ना। ये तीनों चीजें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। आपको सीधा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आ जाएगा कि कई बार क्वेश्चन सीधा आएगा, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पीने के पानी को पीने के लिए बाध्य नहीं किया गया। यह उदाहरण, यह कथन दर्शाता है। तो वहां पे आपको देगा कि यदि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, तो आपको सीधा क्या करना है, तत्परता का नियम। यदि वो बोल देगा, यदि आपको क्लास में बिठाया, ओके, शिक्षक ने कोई चीजें पढ़ाई, उस पढ़ाने के बाद जो चीजें, यदि आप उस चीज को उपयोग कर पाए, ये अधिगम के नियम का प्रकार है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव और उपयोग। तो यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास तो है, लेकिन उससे ज्यादा भी 100% करेक्ट कौन सा होगा, उपयोग, क्योंकि उसके अंदर चलेगा, है ना। तो कभी कभार कंफ्यूज करता है, ये चीजें समझने की कोशिश करना। वो जानता है एग्जामिनर कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, है ना। ये चीजें आगे देखते हैं इसके। आज थोड़ा सा उपयोग का नियम, है ना, वो आज कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे, है ना। तो गौण नियम की बात करें, क्या गौण नियम, सही, गौण नियम। गौण नियम कितने होते हैं और उपनियम, उपनियम 4 होते हैं। साइज ज्यादा ही खराब हो, गौण नियम कितने होते हैं, 5, है ना। पहली कौन सी है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, है ना। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है मनोवर्ती, मनोवर्ती या अभिवर्ती, अभिवर्ती या एटीट्यूड, है ना।
होता है। उसके बाद आत्मीकरण, आत्मीकरण, और उसके बाद पांचवा है साहचर्य नियम। ना बहुप्रतिक्रिया, बहुप्रतिक्रिया का मतलब होता है कि बहुत सारी क्रियाएं, है ना, बहुत सारी क्रियाएं करना, है ना, क्या कहते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हुए, मतलब अपने, मतलब कैसे कर सकते हैं बहुत सारी क्रियाएं, एक ही समय में बहुत सारी क्रियाएं, जैसे गाड़ी चलाते समय गाड़ी भी चला रहे हैं, क्लच भी दबा रहे हैं, ब्रेक भी दबा रहे हैं, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, मतलब एक ही समय में बहुत सारे काम, क्या है, एक ही समय में बहुत सारे काम, एक समय में बहुत सारे काम, है ना, बहुत कार्य, उसको बोलते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, है ना, बहुप्रतिक्रिया का नियम। आंशिक, आंशिक का नियम मतलब आंशिक का बोल सकते हैं कि आप छोटे छोटे उसको, जैसे आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको टुकड़ों में बांट कर पढ़ाएं। कोई जैसे किताब पढ़ने तो आज ये माइंडसेट में बना ले कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आज ये मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है। छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, छोटे छोटे विभाजन कर कर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कहीं 100 किलोमीटर जाना है तो डेली का उद्देश्य बना ले कि मुझे आज 10 किलोमीटर चलना या आज 20 किलोमीटर चलना, तो वो जल्दी सीख जाएगा। किसी का कोई टारगेट ही नहीं मुझे एक साथ 50 किलोमीटर पार कर जाऊंगा, तो वो हरामी कभी आगे बढ़ भी नहीं सकता है, और वो कभी उस 50 किलोमीटर तो ठीक है लेकिन 10 किलोमीटर पे घुटने टेक देगा। हाँ, तो ऐसा नहीं करना अपने को। छोटे छोटे उद्देश्य, छोटे छोटे अपने को लक्ष्य बनाकर, उद्देश्य बनाकर अपने को आगे बढ़ते रहना है ना। मनोवर्ती, मनोवर्ती, अभिवर्ती या एटीट्यूड। देखो, जिंदगी में हमेशा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपने को आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि एटीट्यूड नहीं है अपने अंदर कि यार बहुत सालों के अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो लोग बोलते अरे यार ये तो घमंडी है। क्या है? घमंडी। लेकिन अपने को नेगेटिव बातें नहीं करनी, पॉजिटिव हाँ कर जाएंगे बहुत शानदार तरीके, सामने वाले को भी मोटिवेट कर देंगे। नहीं नहीं, बेहतरीन तरीके से करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो ये है क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आप को पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव दृष्टिकोण, नजरिया वगैरह। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो नेगेटिव रखता है यार क्या कर पाएंगे, यार नहीं कर पाएंगे, है तो सही एटीट्यूड, लेकिन यार जिंदगी में यार कैसे पॉसिबल है। आज जैसे अपने पास 35 दिन लगभग है, बहुत सारे हताश हो जाएंगे यार कैसे क्या होगा, नहीं हो सकता यार, अब 35 दिन में क्या पढ़े और क्या छोड़े, इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं हो सकता। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, नहीं यार कर जाएंगे, क्योंकि यार बाकी सब भी भीड़ है और मैं स्पेशल हूँ, कर जाऊंगा। तो वो क्या है, पॉजिटिव, है ना। आत्मीकरण और साहचर्य नियम। आत्मीकरण, है ना, आत्मीकरण के बारे में क्या जानते हैं अपन, जैसे पूर्व ज्ञान, क्या बोलते हैं, पूर्व ज्ञान। पहले की कोई चीजें हैं, जैसे कि अपने को जैसे गिनती पहले से आती है, तो उन गिनती के दम से अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारी संख्याओं का गुणा भाग कर रहे हैं, बहुत सारी संख्या को आरोही अवरोही क्रम में रख रहे हैं। तो ये क्या है, पूर्व ज्ञान, है ना। तो पूर्व ज्ञान आधारित, पूर्व ज्ञान। उसके बाद साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, है ना, साहचर्य नियम जैसे कि यूं बोल सकते हैं कि जो मतलब वास्तविक वस्तु के सामने जो व्यवहार कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, वही एक उस मॉडल के प्रति या वो ऐसी के ऐसा दृश्य खाली वो निर्जीव वस्तु के साथ में भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, वो है साहचर्य परिवर्तन। माँ अपने बेटे से वैसा ही प्यार करती जैसे कोई मतलब कोई फोटो देख के प्यार करती, फोटो देख लिया वैसे ही प्यार कर रही, और उसको फेस टू फेस देख के भी वही प्यार कर। तो ये अपनों ने बहुत सारी क्रियाएं एक साथ करना, आंशिक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ते रहना, आत्मीकरण पूर्व ज्ञान पर आधारित, और साहचर्य नियम आपको बता ही दिया है ना। तो साहचर्य नियम क्या होता है कि जो वास्तविक वस्तु अपने सामने होती है, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वैसा का वैसा व्यवहार क्या करना,
निर्जीव वस्तु या काल्पनिक वस्तु के साथ में करना। ये है साहचर्य नियम। ठीक है, ये गौण नियम कितने हैं? 5। तो यहां लिख सकते हैं गौण नियम। नियम कितने हैं? 5। अब उपनियम कितने हैं? 4। कितने हैं उपनियम? 4। उपनियम कितने हैं? 4। पहला है नवीनता का नियम। नवीनता का नियम, प्राथमिकता। प्राथमिकता, प्राथमिकता। तीसरा है संबंध, संबंधता। और लास्ट क्या है? उत्तेजक प्रबलता। उत्तेजक, अरे यार, उत्तेजक प्रबलता है ना। नवीनता, नवीनता का मतलब कोई चीज आपके साथ पास, मतलब घर में कोई नई चीज ले आए या किताब आ गई नई, तो आप मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ में उसको क्या करेंगे? पढ़ने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको खेलने के लिए मोटिवेट रहेंगे अंदर से। तो वो नवीनता के नियम। प्राथमिकता, बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसमें से किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं? आपको बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो उसमें से कौन सी किताब से आपको मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? कौन सी चीज को आप लाइक करते हो? बहुत सारी आपके साथ में ये भी आपको लाइक कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, सब लाइक कर रहे, बहुत सारे लाइक। आप सजेस्ट करोगे किसको लाइक करना है? क्या मैं उन चीजों को जो अभी प्रेजेंट टाइम में खुश रखे, या मुझे इस किताब को जो लाइफ में अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, है ना। संबंधता, किसी अच्छी चीज के साथ में संबंध रखते हैं तो लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएंगे। नहीं तो किसी गलत दोस्तों के साथ में रहेंगे तो आप जानते ही हो नुकसान होना ही है। उत्तेजकता, उत्तेजकता मतलब कोई चीज आप प्राप्त करने के लिए कितना एक्साइटमेंट के साथ में समझते हो, कितना इंपॉर्टेंट समझते हो। जैसे आपके साथ में रीट भी है, वो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, आप सोच रहे हो यार कि मुझे ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ और लगूंगा, है ना। ये नॉर्मली देखना है आपको। तो आज काफी, मेरे हिसाब से काफी हो चुका होगा, है ना। तो अपनों ने क्या पढ़ा? क्या सबसे पहले अधिगम और शिक्षण क्या होता है? अधिगम और शिक्षण क्या होता है? अधिगम की परिभाषा, उसके बाद वुडवर्थ और हार्वर्ड, वुडवर्थ और गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषाएं पढ़ी। वुडवर्थ ने बोला कि यह तो एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है। और हरलोक ने बोला कि अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। उसके बाद अधिगम के प्रकार पढ़े, अनुक्षेत्र पढ़े, 3 संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। उसके बाद अपन ने पढ़ा अधिगम के सोपान 8। उसके बाद अधिगम के नियम, और नियम होते 3, है ना। तत्परता, अभ्यास और तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, है ना। उसके बाद गौण नियम पढ़े 5 और उप नियम 4 पढ़े। तो मेहनत को जारी रखें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों में। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द कल इसके अधिगम के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पावलोव स्किनर के सिद्धांत की बात करेंगे। इसमें जीन पियाजे और अधिगम के पठार और वाइगोस्की बहुत ज़्यादा, और जेरोम ब्रोनर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। अधिगम इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, और अपन बहुत जल्द इसको 3 से 4 दिन में इसको फ्री कर देंगे, है ना। तो आपको मैं मेरे अनुसार मैं बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।